हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बात कर रहे हैं लैंगिकता की शिक्षा देने वाले एजेंसियों की। ये एजेंसियां लैंगिकता को कहीं ना कहीं बढ़ावा भी देती हैं, तो लैंगिक समानता को स्थापित करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं। इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कल्चर की, अर्थात लैंगिक असमानता को चुनौती देने या लैंगिक समानता को मजबूत करने में कल्चर या संस्कृति की क्या भूमिका है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम संक्षेप में जानने का प्रयास करते हैं कि संस्कृति क्या है। संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा के क्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है करना, अर्थात हम जो भी करते हैं वो संस्कृति है। संस्कृति के 5 पहलू बताए गए हैं: मूल्य, विश्वास, भाषा, रिवाज और मानदंड। मतलब हमारा जो व्यवहार है, हमारे जो मूल्य हैं, हमारे विश्वास, हमारी भाषा, हमारे रीति रिवाज और जो मानदंड हैं, वो चाहे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जीवन से संबंधित सभी संस्कृति में आ जाते हैं। भारतीय संस्कृति में सामाजिक मानदंड, नैतिक मूल्य, परंपरा, भाषा, धार्मिक विश्वास एवं आपसी व्यवहार सम्मिलित है। दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि संस्कृति विभिन्न मानव समाज में पाए जाने वाले गुणों का संग्रह है। आप देखेंगे कि विभिन्न समाज के लोगों की संस्कृति में भिन्नता होती है। इसी प्रकार विभिन्न समाजों की संस्कृति में स्त्री एवं पुरुष की भूमिका भी निश्चित होती है, जो कि लैंगिक विभेद का उत्तरदायी है। यहीं से लैंगिक विभेद शुरू होता है कि महिला क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, उन्हें क्या करना चाहिए या पुरुष को क्या करना चाहिए, उनका क्या कार्य है। और इसके कारण ही समाज एवं राष्ट्र के सामने लैंगिकता से संबंधित अनेक ऐसी चुनौतियां उत्पन्न हो जाती हैं जिसका उत्तर स्वयं समाज भी नहीं दे सकता, धर्म एवं राष्ट्र के पास भी इसका उत्तर नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में लैंगिकता से संबंधित कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो सबसे पहला है नंबर 1, लैंगिक आधार पर कार्य निर्धारण। तो भारतीय संस्कृति में लिंग के आधार पर ही महिला एवं पुरुष के कार्य का विभाजन किया गया है। प्राचीन काल से जो कार्य का विभाजन है वो अभी भी चला आ रहा है। महिला घरेलू कार्य करती हैं, घर संभालती हैं, रसोई घर का काम करती हैं, जो कि समाज में महिला की भूमिका को संकुचित बनाता है। किसी भी परिवार का पुरुष वर्ग घरेलू कार्य में, रसोई घर से संबंधित कार्यों को करने में लज्जा का अनुभव करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार यह कार्य स्त्रियों का होता है। अब देखिए, अपवाद तो हर जगह, हर पुरुष ऐसे नहीं होते, लेकिन अधिकांशतः घरों में ऐसा ही होता है। नंबर 2 है घर से बाहर कार्य करने तथा धनोपार्जन संबंधी प्रतिबंध। तो संस्कृति के आधार पर ही अधिकतर महिलाओं को घर से बाहर जाकर नौकरी करने की अनुमति नहीं होती है। अधिकतर घरों में यह कहा जाता है कि हमारे परिवार में या हमारी संस्कृति में महिलाएं नौकरी नहीं करती हैं, नौकरी करना पुरुषों का काम होता है, महिलाओं का कार्य घर संभालना होता है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जिन्होंने उच्च व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की है, किंतु उनके घर में जहां उनका विवाह होता है उन्हें नौकरी करने नहीं दिया जाता है, केवल ये कहकर कि हमारे घर की महिलाएं नौकरी नहीं करती हैं। नेक्स्ट है नंबर 3, घरेलू कार्यों में भेदभाव। तो संस्कृति में स्त्रियों के कार्य को निम्न स्थान तो प्रदान किया ही गया है, इसलिए घर में भी आप देखेंगे कि लड़कियों को घरेलू कार्यों में ही दक्ष किया जाता है एवं इसे ही प्रधानता दी जाती है। और अगर कोई भाई अपनी बहन की मदद करना चाहे उसके घरेलू कामों में, तो उसे मना कर दिया जाता है और कहा जाता है कि लड़कियों का काम तुम क्यों कर रहे हो। इसलिए अधिकतर घरों में आप देखें कि लड़कियों को पढ़ाई लिखाई के साथ बचपन से ही घरेलू कार्यों में दक्ष किया जाता है, किंतु लड़कों को कोई कार्य नहीं दिया जाता है। लड़कियां जैसे थोड़ी जब बड़ी हो गई तो आप देखेंगे कि वो स्कूल भी जाती है, घर का काम भी करती है और तब पढ़ाई करती है, लेकिन लड़के क्या, उन्हें स्कूल जाना है और फिर घर आकर खेलना है। यहाँ तक कि वो अपना सामान भी सही ढंग से व्यवस्थित नहीं रखते। उनका ये कार्य या तो उनकी माँ करती है या उनकी बहन करती है। यहाँ तक कि आप देखें कि एक गिलास पानी के लिए भी वे अपनी बहन या माता को पुकारते हैं, और वो एक गिलास पानी पीने के बाद ग्लास भी रखने की जहमत नहीं करते। तो बहुत छोटी छोटी बातों में घरेलू कार्यों को लेकर लड़के लड़कियों या महिला पुरुष के कार्य में भेदभाव किया जाता है। नंबर 4 है निर्णय संबंधित भेदभाव। तो समस्त परिवारों में
विशेषकर जो संयुक्त परिवार है उसमें स्त्री चाहे कितनी भी योग्य हो, उसके निर्णय को महत्व नहीं दिया जाता है। उसे परिवार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णयों से अलग ही रखा जाता है। अगर वो सलाह देना भी चाहे तो उसे चुप करा दिया जाता है। नेक्स्ट है नंबर 5, कन्या भ्रूण हत्या। भारतीय संस्कृति की परंपराओं के कारण ही हमारे समाज में कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध किए जाते हैं। हालांकि इस पर कानूनी प्रतिबंध है, लेकिन अभी भी ये कार्य पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है और ऐसा अभिभावक दहेज प्रथा के कारण करते हैं। वो एक से अधिक कन्या उत्पन्न नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनके अनुसार उन्हें लगता है कि वो इतनी लड़कियों का विवाह कैसे कर पाएंगे, इतने सारे पैसे वो कहाँ से इकट्ठा कर पाएंगे। नेक्स्ट है नंबर 6, निम्नतम सांस्कृतिक प्रदर्शन। तो पहले होता था कि विवाह समारोहों में जो पुरुष होते थे वही नर्तकियों का काम करते थे, लेकिन आजकल विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में महिला नर्तकियों को नचाया जाता है और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, उन पर रुपये न्यौछावर किए जाते हैं, जिससे कि समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है नंबर 8, परिवार में निम्न स्थिति। तो भारतीय संस्कृति में महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। अधिकतर परिवारों में महिलाएं अपने पति, बच्चों एवं परिवार के अन्य सदस्यों को पहले भोजन करवाती हैं तथा जो बचा हुआ भोजन है उसे ही ग्रहण करती हैं, और कई परिवारों में तो बेटा एवं बेटी के भोजन में भी भेद किया जाता है। आप देखेंगे कि अधिकतर घरों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाएं पहले भोजन नहीं करती हैं। कहती हैं कि हमारी संस्कृति में पहले पुरुषों को भोजन कराया जाता है, वो बाहर से कमा के आते हैं, थके होते हैं, और महिला तो घर में होती है, तो इसलिए उन्हें सबसे बाद में भोजन करना चाहिए। नंबर 9 है धार्मिक अनुष्ठान संबंधित भेदभाव। अब देखें कि भारतीय संस्कृति में पुत्र को ही श्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए सभी माता पिता पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा रखते हैं। वो सोचते हैं कि एक बेटा तो जरूर होना चाहिए। उनका मानना है कि पुत्र से ही पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है और पुत्र ही अपने माता पिता का श्राद्ध एवं तर्पण करता है। भारतीय संस्कृति में महिलाओं को विशेष अनुष्ठान करवाने की भी अनुमति नहीं है, उस पर केवल पुरुषों का एकाधिकार होता है। आप देखिए, चाहे मंदिर का पुजारी हो या फिर कोई पूजा होता हो, जैसे दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, काली पूजा, इन सब में जो होते हैं वो पुरुष ही होते हैं। हाँ, केवल यूट्यूब पर महिलाओं द्वारा गाए गए भजन, संस्कृत के श्लोक, ये सब सुन के हो सकता है, लेकिन पुरुषों को ही ये पूजा करनी है। महिलाएं पुरोहित का कार्य नहीं कर सकती। नेक्स्ट है नंबर 11, पर्दा प्रथा। तो हमारे समाज में स्त्रियों को पर्दा में रखने की भी प्रथा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये ज़्यादा प्रचलित है। कुछ धर्मों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्त्रियों को पर्दा करने पर विवश किया जाता है, या फिर अगर घर पर पुरुष मेहमान आ जाए तो बालिका या महिलाओं को उनके सामने जाने की अनुमति नहीं होती है। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि यदि घर की स्त्रियों को वरिष्ठ पुरुष सदस्य से बात करनी होती है तो वो डायरेक्ट बात नहीं कर सकती हैं, वो बच्चे के माध्यम से बात करती हैं। नंबर 12 है दहेज प्रथा। तो आज दहेज प्रथा हमारी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है। पहले तो कुछ सीमित समाजों में दहेज प्रथा प्रचलित थी, लेकिन आजकल एक दूसरे को देखकर सभी लोग दहेज लेना चाहते हैं। माता पिता को अपनी पुत्री के विवाह के समय में वर पक्ष को दहेज देना पड़ता है और दहेज न देने पर स्त्री को प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जब आपने टीवी पर इससे संबंधित खबरें ना देखी हो या फिर न्यूज़पेपर में इस तरह की खबर पढ़ने के लिए आपको ना मिले। इसके लिए कानून भी है, लेकिन कानून इस प्रथा को, संस्कृति का जो ये एक अंग बन चुका है, इसे अभी भी नहीं रोक पा रहा है। अब हम बात करेंगे लिंग भेद को समाप्त करने में संस्कृति की भूमिका की। नंबर 1 है स्त्री की योग्यता का सम्मान। तो आज हम सभी अपने आसपास अगर देखें तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जो घर एवं बाहर का कार्य बहुत ही कुशलतापूर्वक संभाल रही हैं। तो यदि महिला की इच्छा हो और उसमें योग्यता भी हो, तब उसे बाहरी कार्य करने के भी अवसर अवश्य मिलने चाहिए। संस्कृति के नाम पर उसे रोकना नहीं चाहिए, जिससे उसकी योग्यता का उपयोग परिवार के साथ साथ समाज के हित में भी हो सके। नंबर 2 है स्त्री के कार्य में सहयोग। तो घर हो या बाहर, किसी भी कार्य को स्त्री या पुरुष के लिए निश्चित नहीं किया जाना चाहिए।
क्योंकि ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे स्त्री या पुरुष नहीं कर सकते। इसलिए प्रारंभ से ही बेटा एवं बेटी दोनों को घर एवं बाहर दोनों के कार्य में दक्ष बनाना चाहिए। ऐसे में किसी को भी कोई कार्य करने में संकोच नहीं होगा तथा लैंगिक समानता स्थापित होगी। आजकल देखिए बच्चे जो हैं 12 के बाद बाहर पढ़ने चले जा रहे हैं, तो उन्हें भी खाना बनाना आना ही चाहिए, नहीं तो ऐसे ही बच्चों को बाहर में फिर खाने में दिक्कत होती है। उन्हें मेस में खाना पड़ता है, होटल में तो बहुत दिन कोई खा नहीं सकता। इसलिए सभी को सभी कार्य करना चाहिए। और आजकल सभी चाहते हैं कि पत्नी भी उसकी जॉब वाली हो, तो जब दोनों बाहर भी काम करेंगे, दोनों पैसा कमा के लाए, तो घर का काम भी दोनों को मिलकर ही करना चाहिए, जिससे कि जो समानता है वो बनी रहे, किसी एक पर अधिक बोझ ना पड़े। नंबर 3 है स्त्री पुरुष समानता। तो आज जब स्त्री पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है और अपनी कुशलता को, अपनी योग्यता को साबित कर रही है, तब ऐसे में स्त्री को निम्न समझना कहीं से भी उचित नहीं है। स्त्री एवं पुरुष दोनों के प्रति समानता की भावना होनी चाहिए। अगर महिला को या बालिका को अवसर मिले तो वो कभी भी किसी से कम नहीं होगी। तो इसलिए परिवार हो या समाज, दोनों ही जगह स्त्री की भूमिका भी पुरुष के समान ही महत्वपूर्ण माननी चाहिए और उसे भी समान समझना चाहिए। नंबर 4 है पर्दा प्रथा का अंत। तो हमारे समाज में जो पर्दा प्रथा है यह मुगल कालीन संस्कृति की देन है। उस समय में स्त्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से इसे अनिवार्य माना गया और अपनाया गया, किंतु वर्तमान में भी पर्दा प्रथा पूर्णतः समाप्त करना चाहिए, क्योंकि इससे स्त्रियों का जो विकास है वो बाधित होता है। स्त्रियों को पर्दा में रखने के बजाय पुरुष वर्ग के मन में स्त्रियों एवं बालिकाओं के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने पर जोर देना चाहिए। पर्दा किसे, जो समाज के पुरुष है, वो भाई हैं, किसी के पिता हैं, तो जिस तरह से वो अपनी बेटियों को प्रेम की नज़र से, स्नेह की नज़र से, सम्मान की नज़र से देखते हैं, वैसे ही अगर पुरुष समाज की सभी महिलाओं, बालकों को सम्मान की दृष्टि से देखने लगे तो किसी से पर्दा करने की फिर जरूरत ही नहीं होगी। नेक्स्ट है नंबर 5, महिलाओं को निर्णय लेने का समान अधिकार देना। तो आज महिलाओं ने अपने कार्य एवं उपलब्धियों से यह साबित कर दिया है कि वह किसी भी प्रकार से पुरुष से कम नहीं है। उसमें भी कार्य करने के साथ साथ निर्णय लेने की भी उतनी ही योग्यता है जितना कि पुरुषों में है। अतः महिलाओं को भी निर्णय करने का अधिकार देना चाहिए, उनके निर्णय का भी सम्मान होना चाहिए। नंबर 6 है स्वस्थ परंपराओं का समावेश। तो संस्कृति में जो भी रूढ़िवादी एवं अंधविश्वास से संबंधित परंपराएं हैं उनका त्याग करना चाहिए और समय की मांग एवं आवश्यकता के अनुसार स्वस्थ परंपराओं का संस्कृति में समावेश होना चाहिए। परंपरा या संस्कृति के नाम पर स्त्री की योग्यता का दमन नहीं करना चाहिए। इससे स्त्री एवं पुरुष दोनों को समान समझा जा सकता है, दोनों के साथ न्याय होगा। नेक्स्ट है नंबर 7, स्त्री को भी पुरुष के समान स्वतंत्रता देना। तो समाज एवं संस्कृति में परिवार एवं समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नियमों का निर्धारण किया जाता है और इन नियमों का निर्धारण करते समय इस बात का अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि इन नियमों से किसी की भी समानता या स्वतंत्रता बाधित न हो तथा लैंगिक समानता को बढ़ावा मिले। इसलिए आवश्यकता अनुसार नियमों में भी बदलाव होने चाहिए। नंबर 8 है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में निम्न प्रदर्शन पर रोक। तो ये जो सांस्कृतिक परंपरा के नाम पर विभिन्न कार्यक्रमों में या विवाह समारोहों में स्त्रियों से नृत्य करवाने की प्राचीन कालीन प्रथा है और इसमें नर्तकियों के साथ अशोभनीय व्यवहार होता है और जो वहाँ उपस्थित लोग होते हैं उनमें से अधिकतर लोगों ने नशा किया होता है और अश्लील गानों पर नृत्य होता है, जिसका कि समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन बंद करना चाहिए। और अंत में है दहेज प्रथा का अंत एवं कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, नंबर 9। आज जो दहेज प्रथा हमारी संस्कृति का एक मुख्य अंग बन चुकी है, उसने न जाने कितने ही महिलाओं के जीवन बर्बाद कर दिए और दहेज प्रथा ही वह मुख्य कारण होता है जिससे कि लोग बेटी पैदा नहीं करना चाहते हैं या फिर 1 या 2 से अधिक बेटी हो तो भ्रूण हत्या
करवा देते हैं। अतः दहेज प्रथा पूर्णतः बंद होनी चाहिए। इसके लिए लोगों को जागरूक होना चाहिए। प्रत्येक समाज की संस्कृति में यह अनिवार्य हो कि बेटियों को पढ़ा लिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका दिया जाए, जिससे कि दहेज प्रथा एवं कन्या भ्रूण हत्या समाप्त हो और लड़कियों को भी समाज में सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिले। जैसे माता पिता हड़बड़ा जाते हैं कि लड़की अगर अधिक पढ़ लेगी तो फिर उसको दहेज देने में दिक्कत होगी, तो लड़की को थोड़ा अगर समय दे, उसे अवसर दें, तो केवल पढ़ाई लिखाई तक ही लड़कियां सीमित नहीं रहती हैं। वो पढ़ लिख कर अच्छी नौकरियां भी कर रही हैं और खुद अपना जो उनका पैसा है वो इकट्ठा कर ले रही हैं। या फिर बहुत पढ़ लिख लेती है तो फिर ऐसा लड़का भी मिल जाता है जो कि दहेज की मांग ना करे। तो थोड़ा सा माता पिता भी लड़कियों को टाइम दे, जिससे कि लड़कियां पढ़ लिख कर कुछ बन सके, अपने पैरों पर खड़े हो सके। ऐसे बहुत से उदाहरण हमने देखे होंगे, मोबाइल पे, यूट्यूब पे देखा है, या फिर फिल्मों में देखते हैं कि जिनकी 4-4, 5-5 बेटियां हैं और वो चारों पांचों अच्छे सर्विस में और माता पिता के गर्व का कारण भी हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। भारतीय संस्कृति के समस्त लोगों को इस प्रथा को बंद करने में पहल करनी चाहिए, क्योंकि कब किसकी बेटी या बहन इस प्रथा की बलि चढ़ जाए इसे कहा नहीं जा सकता। तो ऐसी प्रथा सर्वथा ही समाप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट है नंबर 10, बहुविवाह। तो भारतीय संस्कृति में बहुविवाह की भी प्रथा रही है और आज भी चल रही है। तो ये प्रथा भी बंद होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से कई महिलाओं के जीवन बर्बाद हो गए, कई बच्चों के जीवन बर्बाद हो गए। यदि आवश्यकता हो तो दूसरे विवाह की अनुमति होनी चाहिए, लेकिन केवल दहेज ना मिलने के कारण या फिर महिला से बेटा ना हो रहा हो तो इसके लिए दूसरा विवाह कर लेना, इसे घोर कानूनी अपराध मानना चाहिए और इसके लिए दंड भी देना चाहिए, जिससे कि इस तरह की प्रथा रुक सके और महिलाएं सम्मान पूर्वक रह सके। आज यहीं तक। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।